हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा करियर सेफर्स किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आप सभी को मैं विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के बहुत सारी एमसीक्यूज कराया ही हूं। लगभग 4 क्लासेस हमने एमसीक्यूज कराई। 4 क्लासेस इन द सेंस की 20-20 क्वेश्चन की और 80 क्वेश्चंस आपको हमने एलाबोरेटिव तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करी है। दोस्तों, आज हम लिरिकल बैलेट के कुछ आपके माइंड में जो मिसकंसेप्शंस भरे हुए हैं या मिसकंसेप्शंस आपके दिमाग में है या जो चीजें आपने डाउटली जान रहे हो कि मतलब ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है, ये इस तरीके से होता है, तो कहीं ना कहीं आज हम जो डिस्कशन करेंगे ना, एक लाजवाब डिस्कशन और बेहतरीन डिस्कशन आपके साथ में करूंगा। यानी लिरिकल बैलेट क्या है और लिरिकल बैलेट किस तरीके से हमारे साथ आया और किस तरीके से लिरिकल बैलेट लेकर के हम लोग आए, इन सभी बातों पर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो समझना जरूरी है कि आखिर बैलेट है क्या। ये बैलेट है क्या? देखिए, बैलेट और कुछ नहीं, नॉर्मल सा सॉन्ग है। नॉर्मल सा सॉन्ग है। और कैसा सॉन्ग? नाचते हुए गाने वाला सॉन्ग। यानी आप नाचते हुए, जैसे पहले एंशिएंट इंग्लिश में मोस्ट फेमस था ये, लेकिन बाद में ये खो जाता है पूरी तरीके से। अगर मैं कहूं तो लिरिकल बैलेड के लिए एक एज आपके यहां आती है इंग्लिश लिटरेचर में, अगस्टन एज में ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये आना शुरू होता है और एक बिशप के जो है रचना से आना शुरू होता है। मैं अभी एक एक करके बातें आपको बताऊंगा। कहीं जाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपको परेशान नहीं होना। हर एक बातें मैं अभी डिस्कस करूंगा। सभी की सभी जितनी भी इनकी पोएम्स हैं, सब पोएम्स में इनको अभी मैं यहां ग्राफ इसे बना करके मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे पीछे आप मेरे देख रहे हैं। उसी तरह की सारी बातें मैं डिस्कस कर। तो सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी हो जाएगा कि आखिर बैलेड का जो सीन है वो किस तरीके से काम करता है और बैलेड का जो वास्तव में हम लोगों को यूज समझना है वो क्या है। तो आइए एक एक करके पहले तो चीजों को समझ ले, फिर इसके बाद हम लोग कुछ और भी बातें तमाम समझ लेंगे। तो बैलेड की अगर मैं बात करता हूं तो बैलेड हमारे लिए क्या है भाई? बैलेरे शब्द से आया हुआ है। कहां से आया है? बैलेड हमारा बैलेरे शब्द से आया हुआ है और इसका जो मतलब होता है वो होता है टू डांस। यानी कि टू डांस, याद रखना, टू डांस यानी गाना गाते हुए नाचना। गाते हुए नाचना एक तरीके की इंग्लिश की जॉनरास है। इंग्लिश की जो जॉनरास है ना, ये इस जॉनरा में यही किया जाता है कि गाना गाते समय डांस किया जाता है। लेकिन फिर बाद में जैसे होता नहीं है कि कल्चरली चेंजेस आते रहे, इंग्लिश लिटरेचर में अलग अलग चीजें, अलग अलग बदलाव आता रहा, है ना। और समझिए सबसे बड़ी बात, बैलेड जो था ओरल फॉर्म था। बैलेड ओरल फॉर्म था और बैलेड ओरल फॉर्म होने की वजह से ही आगे चल के बर्बाद हो जाता है। अगर रिटन फॉर्म में होता तो फिर जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अदर जो आपकी जनराज हैं वो सभी जिस तरीके से फेमस हुई उस तरीके से भी फेमस हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं बैलेड हमारा पार्ट ऑफ ओरल फॉर्म था, या इस समय की इंग्लिश साहित्य में, उस समय इंग्लिश लिटरेचर की इतिहास में ये क्या था भाई? ओरल तरीके से चलता था, लोग गाते थे। यानी कि एक पहले ग्रुप होती थी, कम्युनिटी होती थी, और वो कम्युनिटी क्या करती थी कि साथ में गाती भी थी और डांस भी करती थी। वो उस कम्युनिटी से ही ये बैलेड निकल कर आया। बैलेरे मतलब होता है टू डांस, और डांस करते करते गाना गाना। लेकिन जैसे कहते हैं कि हर एक चीजों का बदलाव आता है, वैसे ही इस बैलेड का भी बदलाव आता है। और एटलीस्ट बैलेड दो पार्ट में आपस में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? लोग डांस करते करते क्या हुआ कि गाना गाते हुए चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मूवीज वगैरह में, कुछ मूवीज में म्यूजिक चल रही है लेकिन गाना मतलब सॉरी डांस खत्म हो गया है, म्यूजिक अभी चल रही है। बहुत सारी मूवीज आपने देखी होगी कि जिसमें आपने देखा होगा कि म्यूजिक अभी चल रही है और गाना गाने वाला निकल गया है और म्यूजिक अभी थोड़ी देर चलेगी, ठीक है ना, थोड़ी देर चलेगी। वही चीज यहां पर हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ? बदलाव हो गया। जैसे आज के आप गाने देखिए, आज के गाने आप देखिए, आज के गानों के साथ क्या होता है? डांस के साथ ही गाना खत्म होता है। लेकिन पहले क्या होता था? आलाप जो होता था पहले ले लिया जाता था, फिर कोई म्यूजिक का ऐसा कोई जो है पैटर्न आता था, वहां से सब बहुत दूर से लोग डांस करते हुए आते थे, 10 12 15 लोग। पहले की मूवीज में क्या होता था?
कई लोग इकट्ठे डांस करते थे, इकट्ठे डांस करते थे और आते थे ना ग्रुप में सब लोग डांस करते हुए। तो ऐसे डांस करना और उसी में गाना भी गा देना सर, वही एक साथ चीजें वो करती थी। बाद में ये बदल गया और बदलने के साथ साथ ये दो पार्ट में आपस में डिवाइड हो गया, एक तो पॉपुलर और दूसरा आपका लिटरेरी। ध्यान रखना, पॉपुलर को ही इस लिटरेरी में एक्स्ट्रा फॉरवर्ड किया गया है। यानी यहां से क्या हुआ कि पॉपुलर और लिटरेरी आपस में दोनों डिवाइड हो गए और एक क्या हुआ कि डांस करते करते निकल गया और एक सिर्फ बचता है गाना गाने वाला। अब यहां से थोड़ा सा बदलाव शुरू हो जाता है बैलेड के साथ। कहीं ना कहीं बैलेड को अगर देखा जाए तो 15वीं सेंचुरी में बड़ा स्ट्रांग इसको प्लेस मिला है, बहुत स्ट्रांग प्लेस मिला है। क्यों मिला? क्योंकि उस समय पर रचनाओं को लिखना शुरू किया गया, इंग्लिश का रेनेसां आता है, इंग्लिश की हर एक तरीके की जनरास का रेनेसां आता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, वहां तक कि एक बेहतर बेहतर कह सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्स आते हैं, तमाम तरीके के लोग आते हैं और बैलेड का बड़ा अच्छा जिक्र करते हैं। उस जमाने की बात मैं करूं तो दो बड़े इंपॉर्टेंट बैलेड थे, द नट ब्राउन मेड और जो शिविचेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैलेड थे उस टाइम पीरियड पे। और शिविचेस की अगर मैं बात करूं तो ये हीरोइक स्टाइल में था, इसमें था हीरोइक स्टाइल में था। और ये हीरोइक स्टाइल की जो बैलेड्स होती हैं ना, हीरोइक स्टाइल की जो बैलेड्स होती हैं वो एपिक बैलेड होती हैं, वो एपिक बैलेड होती हैं, वो महाकाव्य की तरह काम करती हैं, एपिक बैलेड कहलाती हैं। इतनी सी बात में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बता देना कि बैलेड है क्या, मैंने ये बात आपको बता दी। कहीं ना कहीं अब जब चीजें आप सोचने की कोशिश करोगे तो आपको यही बात इंपॉर्टेंट तरीके से देखने को मिल जाएगी। इसके बाद वास्तव में अगर मैं कहूं तो बैलेड में हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बैलेड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैलेड, क्या होनी चाहिए, तो सर यहां पर देखेंगे आपकी मैंने कुछ बातें इंपॉर्टेंट लिख रखी हैं। कौन कौन सी बातें, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा और एक एक करके मैं बैलेड को बताता भी हूं, समझा भी दे रहा हूं, आपको चीजें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बैलेड का जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया गया तो देखो सबसे पहले तो कैसा था बैलेड में, बैलेड शॉर्ट था, छोटा था, एक शॉर्ट स्टोरी होती थी ना, शॉर्ट स्टोरी बेसिस पर बैलेड हुआ करते थे। देखिए ना, यानी कि पोयम के भाव में, पोयम के तरीके में शॉर्ट स्टोरीज होती थी, पोयम के तरीके में शॉर्ट स्टोरीज होती थी, वही बैलेड होता था, वही बैलेड होता था। यानी जो शॉर्ट स्टोरी होती थी ना उसको गाकर बताते थे लोग, पोयम हुआ करती थी, वही बैलेड था। याद रखिएगा पहली जो क्वालिटी है इसकी, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है कि शॉर्ट स्टोरी के वे में ये पोयम हुआ करती थी। ऐसी पोयम जो शॉर्ट स्टोरी की तरह हो और शॉर्ट स्टोरी जैसी बातें उसमें हो, वही तो बैलेड है। दूसरी चीज आती है कि मेक ड्रामेटिक टू अट्रैक्ट ऑडियंस, ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ड्रामेटिक वे दिया जाता था, ड्रामेटिक वे दिया जाता था। जस्ट इमेजिन करो, गाना गाना और साथ में जो है डांस करना, डांस के अलग अलग स्टेप्स करना, डांस के अलग अलग स्टेप्स करना, उसी गाने के शब्दों के अनुसार स्टेप्स करना, एक ड्रामेटिक वे दिया जाता था ताकि गाना सुनते समय लोगों का क्या करे, इंटरेस्ट बढ़े। इस बैलेड को देखते समय लोग जब देखें तो उनका इंटरेस्ट इंक्रीज करे। कहीं ना कहीं रिपीटिशन ऑफ लाइंस, वर्ड्स एंड फ्रेजेस की बात आई है। क्यों आई है? जब शब्दों का, वर्ड्स का और फ्रेजेस का आप रिपीटिशन करोगे तो राइमिंग स्कीम क्रिएट होगी, और जब राइमिंग स्कीम क्रिएट होगी तो हमें पढ़ने सुनने में अच्छा लगेगा। और राइमिंग स्कीम जब तक आप नहीं उसमें करोगे तो कितना भी बेहतरीन आप लिख दो सर, सुनने और पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए बैलेड में जो रिपीटिशंस रही शब्दों की, सेंटेंसेस की, वर्ड्स की, फ्रेजेस की, उनमें इंपॉर्टेंट तरीके से इसीलिए रखी गई ताकि लोगों का अटेंशन बना रहे और पढ़ते समय अच्छा लगे, बोरिंग न फील हो। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं, इसके बाद मैं आपसे कहूं तो कहते हैं सिंपल फॉर्मेट था। हाँ जी, सरल शब्दों का प्रयोग, सरल तरीके से चीजों का प्रयोग, सरल फॉर्मेट रखना। क्यों? ताकि लोगों को पढ़ने में कठिनाई ना हो, ताकि लोगों को पढ़ने में कठिनाई ना हो। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी नॉवेल्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी वर्क्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते समय हमारे दिमाग में वो बातें अंदर नहीं घुसती हैं, और जब नहीं घुसती हैं तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगी, अनइंटरेस्टेड हो जाएगी, अनइंटरेस्टेड हो जाएगी। और जब वो अनइंटरेस्टेड होगी मेरे लिए तो फिर मतलब नहीं है उसका हमें कुछ भी करने का।
में हमें कुछ भी करने का। बात समझ में आ रही? बहुत अच्छा भाई, वेरी गुड। इसके बाद देखिए सबसे जो सेगमेंट जरूरी है वो ये जानो कि क्वेश्चनिंग और आंसरिंग हुआ करती थी। देखिए किसी भी चीज को इंटरेस्टेड बनाने के लिए क्वेश्चनिंग और आंसरिंग करना बड़ा जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को इंटरेस्टेड बनाना चाहते हो कि ये इसमें इंटरेस्ट बना रहे, तो आपको क्वेश्चन और आंसर करना हो। देखिए क्वेश्चन आंसर करने के बहुत फायदे होते हैं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन आपसे किया तो आपने उसका जवाब दिया। अब आपने जो जिस क्वेश्चन का जवाब दिया है उस क्वेश्चन को मैं जान रहा हूं सही से, लेकिन आपने जो आंसर किया है वो आप अपने मानसिकता, अपनी मेंटालिटी और अपनी एबिलिटी के अनुसार दोगे। जब आप ऐसा करोगे तो हमारे पास भी कुछ नई चीजें आएंगी जिसको हम सीख पाएंगे, ताकि हम अगली बार में उस चीजों को एक्स्ट्रा ऐड करके आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद बात भाई आती है कि म्यूजिकल वे था। हाँ बिल्कुल भाई, बैलेड है, गाना वाली चीजें हैं तो म्यूजिकल तरीका होगा ही। म्यूजिकली इनको प्रोड्यूस किया जाता था, म्यूजिक के साथ प्रोड्यूस किया जाता था, ताकि ऑडियंस बीच बीच में क्या करे, इंजॉय भी करती रहे। इसके बाद सुपर नेचुरल की बात आई है। सुपर नेचुरल इसमें यूज किया गया, मैजिक्स लाए गए और मिस्टीरियस यानी कि रहस्य भी इसमें देखने को मिलता है। जब आप रहस्य की बात करते हो तो रहस्य कहीं ना कहीं हमारे लिए ये लगता है कि यार हम जान ले तो ज्यादा अच्छा है। हम डाउट में रहते हैं, रहता है कि मतलब हम इसे जान लें, हम इसे जान लें, कुछ ऐसा हमारे मन में चलता रहता है। तो ये वाली बातें हैं। इसके बाद मैं कहूँ तो छोटे छोटे जो ओल्ड एटमॉस्फियर्स हैं, जो हमारे मौसम है, हमारे जो एटमॉस्फेयर क्लाइमेट है हमारा पुराना उसको क्रिएट किया जाता है। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटी छोटी कहानियां बनाई जाती हैं, और जो छोटी छोटी कहानियां बनती हैं वो सभी की सभी कहानियां क्या होती हैं, किसी पुरानी स्टोरीज से क्या होती हैं, बेस्ड होती हैं। जब हम कोई कहानी बनाते हैं आपके सामने तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हम बहुत पुरानी कह लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि यार जो अच्छा लड़का होता है ना तो काम बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है। हमने एक बात ये कही, अगर यही मैं कह दूं कि वीरवान क्या कहते हैं उसको, होनहार वीरवान के होनहार चिकने पात, एक कहावत टाइप की है, होनहार वीरवान के हो चिकने पात, ये है लाइन इसकी। मतलब होनहार वीरवान के मतलब जो व्यक्ति कुछ आगे कर लेने वाला होता है उसके जो लक्षण होते हैं ना वही दिखते हैं। तो ये बहुत पुरानी बात मैंने यहाँ इंक्लूड कर दी, तो थोड़ा ये इंटरेस्टेड बनो। हमें ये शब्द लगा, अरे यार नया शब्द लाओ, देख लेते, सुन ले, थोड़ा मजा आ जाएगा इस शब्द को सुन के। ऐसा फील करा करके बैलेट को बनाया गया। तो बता दीजिएगा क्या डाउट है किसी को? स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं अगर आगे की कुछ बातें और इन्हीं में करूं आपसे तो समझाई कही जा सकती। देखिए अगस्टन एज में हीरोइक कपलेट का बड़ा यूज था, नो डाउट, आपको भी पता है, सब जानते हैं कि हीरोइक कपलेट का जो यूज था वो अगस्टन एज में काफी था। यहाँ पर जो है ये बैलेट नहीं आया, बैलेट यहाँ नहीं आया, इसने पूरी तरीके से बैन कर दिया, और कह सकते हो कि पूरा बंजर था, यानी बंजर था इस समय पर ये लिरिकल, सॉरी ये क्या कहते हैं बैलेट, इसमें नहीं आया कोई बैलेट। अब जब बात आई तो कुछ दिनों के बाद इसी टाइम पर बिशप पर्सी नाम के एक जो व्यक्ति थे, इन्होंने बिशप पर्सी ने क्या किया था कि अपनी एक रचना लिखी थी। वो उस रचना में उन्होंने मेंशन किया था कि एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री इंपॉर्टेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ द एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री। जो इंग्लिश पोएट्री है ना, जो पुरानी इंग्लिश पोएट्री है, उसमें वास्तव में कितना दम है, उसकी जरूरत है कि वास्तव में उन्होंने एक अपनी रचना में लिख दिया। और जब उन्होंने अपनी रचना में इस बात को लिख दिया तो पूरे के पूरे उस टाइम पीरियड पर ये पूरे के पूरे स्प्रेड आउट शुरू, बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हुई, बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हुई। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि नाउ पॉपुलर बैलेट अगेन, एक बार फिर से बैलेट चरम पर आती है, बैलेट टॉप पर आ जाती है और बहुत बेहतर तरीके से क्या होती है, आगे की तरफ जाने लगती है। उसके बाद फिर वॉल्टर स्कॉट आते हैं, ये लेकर के आते हैं बेहतरीन रचनाएं। फिर कॉलरिज लेकर के आते हैं, कीट्स लेके आते हैं, आपने देखा होगा ला बेल्डेंसन मर्सी देखी होगी, है ना, टेनिसन आते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है,
धीरे 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 क्या होता है, बैलेट का फिर से एक बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे लेवल पर काम होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आई? चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं कि कितनी तरह के लिरिकल बैलेट बनाई। सॉरी एक मिनट, ये रहा एक चीज और। देखो बैलेट की बात करो तो 4 बारी बैलेट आती है, 4 बारी बैलेट आती है। पहली चीज तो आप जानिए कि मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिक एज की मैनिफेस्टो मानी गई है, रोमांटिक एज की। वास्तविकता तो यह है कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जब मिल करके एक ऐतिहासिक इस काम को करते हैं लिरिकल बैलेट पर। और एक चीज और, भले 4 पार्ट में आई लेकिन मोस्ट फेमस 1798 है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोएम्स उस समय आ चुकी थी। 1798 में मैक्स टू मैक्स पोएम इनकी आ चुकी थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम 1798 की बात करें तो 1798 मोस्ट फेमस टाइम पीरियड है, मोस्ट फेमस टाइम पीरियड है। किस चीज के लिए? लिरिकल बैलेट के लिए मोस्ट फेमस है। फिर इसके बाद 1800 में भी एक रचना ये बनाते हैं जो प्रीफेस ऐड हो जाता है, उसमें प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट हो जाता है। प्रीफेस टू लिरिकल, कुछ रचनाएं एडिशनली इसमें जोड़ी और घटाई जाती है। फिर इसके बाद 1805 में एक इनकी जो फिर से ये आते हैं तो पोएटिक डिक्शन जैसा टाइटल सेक्शन करते हैं, ये पोएटिक डिक्शन जैसा टाइटल ये इन्वॉल्व कर देते हैं। 1805 में एक रचना फिर आती है जो चौथी इनकी जो है एडिशन होती है, किसकी? लिरिकल बैलेट की। ये 4 तरीके से इनकी अपनी एडिशंस आती हैं और चारों इन एडिशंस में आपको इंपॉर्टेंट जान लेना है, समझ लेना। इसके बाद एक जरूरी चीज आप समझना आपको बड़ा आवश्यक होगा कि कौन कौन सी रचना इनकी लिरिकल बैलेट में आई। लिरिकल बैलेट में कौन कौन सी रचनाएं आई हैं, ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट मैंने बनाया, ये पूरा का पूरा एक मैंने फॉर्मेट बनाया है। और यहां पर ये मत सोचिएगा कि कोई सीरीज वाइज है, सीरीज वाइज कोई नहीं है। बस मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि इतनी जो रचनाएं हैं, ये जो रचनाएं यहाँ मेंशन किया है मैंने 1798 के लिरिकल बैलेट में मेंशन, ठीक है ना, मेंशन्ड है। तो कौन कौन सी हैं आइए समझ लिया जाए, क्या क्या है, बहुत ध्यान से समझ। चलो सुनिएगा, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो लिरिकल बैलेट के जिक्र में हम आपसे कह सकते हैं कि लाइन्स लेफ्ट अपॉन ए सीट इन ए यू ट्री, एक लिरिकल बैलेट इंक्लूड यहां पर ऐड हुआ। दूसरा यहां राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और वास्तव में यहीं से शुरुआत होती है। ये अपने आप में मास्टरपीस है एसटी कॉलरिज की, एसटी कॉलरिज का ये मास्टरपीस रहा है। फिर इसके बाद द नाइटिंगेल आया है, ये भी मान लीजिए इंपॉर्टेंट वर्क ही रहा है एसटी कॉलरिज का। इसके बाद आया है आपका द फॉस्टर्स मदर, ये भी एसटी कॉलरिज का ही सेक्शन रहा है, ये भी एसटी कॉलरिज का ही रहा है। और एसटी कॉलरिज ने बहुत बेहतर तरीके से लिखने की पूरी कोशिश। फिर इसके बाद आपको देखने को मिल जाती है एनेक्डोट्स फॉर फादर्स। एनेक्डोट्स फॉर फादर्स एक रचना मिल जाती है जो कि जो है इनकी वर्ड्सवर्थ की हो जाती है, VR7 वर्ड्सवर्थ की हो जाती है। बाकी 3 ये हो गई, एक और एसटी कॉलरिज के, बाकी सब इसकी है वर्ड्सवर्थ की। लाइन रिटन इन अर्ली स्प्रिंग एक रचना इनकी आती है। इसके बाद द थॉर्न आती है,
थॉर्न आती है वर्ड्सवर्थ की, द लॉस्ट ऑफ द फॉग आती है किसकी, किसकी, वर्ड्सवर्थ की। द डंजन आती है, द डंजन आती है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आती है पोएम की, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर आती है आपकी जो है द कंप्लेंट ऑफ ए फॉर सेकंड इंडियन वुमेन, फॉर सेकंड इंडियन वुमेन आती है, फॉर सेकंड इंडियन वुमेन आती है। इसके द कन्विक्ट आती है, द कन्विक्ट आती है एक रचना इनकी, द कन्विक्ट आती है। बात समझ में आ रही, बात समझ में आई। द कन्विक्ट एक रचना आती है इनकी। अच्छा, द डंजन भी इनकी जो है एसटी कॉलरिज की है, एसटी कॉलरिज की है। तो 4 रचनाएं इनकी ऐड हो जाती हैं। किसकी? 4 रचनाएं। बाकी जितनी रचनाएं आप देख रहे हो ये सभी की सभी रचनाएं वर्ड्सवर्थ की हो जाती हैं। क्या आती है? एक इनकी बहुत बेहतरीन, कह सकते हो इनका मास्टरपीस आता है यहाँ, लाइन्स रिटन इन फीमेल्स अबाउट टिंटर नबी। टिंटर नबी इनका जो आता है, तो आप कह सकते हो कि ये लास्ट और ये पहली, ये लास्ट और ये पहली, इस तरीके से आप बता सकते हो। द टेबल टर्न्स आती है, द टेबल टर्न्स आती है वर्ड्सवर्थ की, और ओल्ड मैन ट्रैवलिंग वर्ड्सवर्थ की आती है, नो डाउट। इसके बाद आती है इनकी एक्सपल्शंस ऑफ रिप्लाई आती है, वर्ड्सवर्थ की ही है। कहीं ना कहीं लाइन्स रिटन नियर रिचमंड एक रचना वर्ड्सवर्थ की आती है, लाइन्स रिटन इन नियर इन रिचमंड। फिर इसके बाद एक आती है साइमन ली ओल्ड हचिंसन के नाम पर आती है, साइमन ली ओल्ड हचिंसन के नाम पर आती है। एक आती है लाइन्स रिटन एट ए, लाइन्स रिटन एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माय हाउस। इसके बाद एक रचना आती है गूडी ब्लेक एंड हेनरी गिल। फिर इसके बाद एक आती है फीमेल वैग्रेंट। इतनी रचनाएं वर्ड्सवर्थ की होती हैं। इतनी रचनाएं किसकी होती है भाई? वर्ड्सवर्थ। तो कहीं ना कहीं जब हम लिरिकल बैलेड का सीन क्रिएट करते हैं तो लिरिकल बैलेड हमारे लिए एक ऐसी बेहतरीन बात देखने को मिलेगा। इसमें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आते हैं। हालांकि लिरिकल बैलेड के इतिहास से कुछ क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, साथ ही साथ लिरिकल बैलेड के सेगमेंट में आपको राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और टिंटर नेवी, इन 2 रचनाओं को तो तहे दिल से पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। हम इन दोनों पोएम को आपको पढ़ाएंगे, नो डाउट। कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। लिरिकल बैलेड के सेगमेंट को हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना। फिलहाल के लिए हम आज जितनी ही बातें करेंगे, हमारी आपकी बातें फिर से कल होंगी, और बिल्कुल बेहतर तरीके से। और आप क्या सीखना चाहते हो, आपको और क्या नीड है, और आप क्या चाहते हो, आप बिल्कुल मुझसे बता सकते हो कमेंट बॉक्स पर, और मैं आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।